नमस्कार दोस्तों, सक्षम लाइव प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम लोग एजुकेशन पर चर्चा करने वाले हैं और चर्चा के लिए हमारे पास राधिका जी हैं। नमस्कार। और राधिका जी लगातार कई दिनों से इस मुद्दे पे चर्चा कर रही हैं, संवाद कर रही हैं, कई लोगों से बात किया है, बच्चों से, बहुत सारे बच्चों से मिल करके यथा स्थिति को जाना है और पुरानी जो शिक्षा की स्थितियां रही हैं, अभी तक की स्कूल किस तरह चल रहे थे उसके बारे में बच्चों से जाना है। कुछ स्कूल टीचरों से बात किया है इन्होंने और कुछ बुद्धिजीवियों से भी चर्चा किया है। उन सभी चर्चाओं का जो एक निचोड़ रहा है उस पे आज चर्चा करने वाली है राधिका जी। तो राधिका जी, आपका स्वागत है शो में, सक्षम लाइव प्रोग्राम में। और सक्षम लाइव आपको हम फिर से आपको याद दिला दे रहे हैं कि ये सक्षम लाइव प्रोग्राम आपके बच्चों के बेहतर भविष्य निर्माण के लिए तैयार किया गया है। साथ ही हम लोग जो है भविष्य निर्माण के साथ में एडवोकेसी का भी काम करते हैं कि बाई दफे यदि किसी भी प्रकार की, अगर बच्चों से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना या जानकारी या सुझाव अगर आपको चाहिए हो तो हमारा जो फेसबुक आईडी है जहाँ पे आप लाइव देख रहे हैं, एक इसमें आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरा, आप हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 9311124880 9311124880, आप इसमें कॉल भी कर सकते हैं और आप मैसेज भी कर सकते हैं हमें। अगर आपका मैसेज या कॉल हमें आएगा तो हम लोग जो है आपसे संबंधित समस्या, चाहे वो बच्चों की मिसिंग से संबंधित समस्या हो या चाहे वो किसी प्रकार की छेड़खानी से संबंधित समस्या हो, अगर किसी भी प्रकार की समस्या में अगर आप सुझाव लेना चाहते हैं, आप हमसे जानकारी लेना चाहते हैं या आपको किसी परामर्श की ज़रूरत है, तो बिना किसी सुझाव के, बिना किसी जो है राशि के आपको सभी चीज़ें हम लोगों के यहाँ से उपलब्ध हो पाएंगी। हम लोग चाहेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा सुझाव दे सकें और बहुत सारे बुद्धिजीवी रहेंगे, उनका हम लोग मार्गदर्शन लेकर के आपको सुझाव दे सकें। इन सभी तरह की जो एक्टिविटी का एक पार्ट हमारा लाइव प्रोग्राम है ये। और ये लाइव प्रोग्राम सिर्फ एक दिन के लिए है ना, ये लाइव प्रोग्राम मतलब लाइफ तक के लिए है और हमेशा चलने वाला प्रोग्राम। जी सर, बिल्कुल। तो थैंक यू। आप आज प्रोग्राम में थैंक यू सर, आपका भी। आप जो है इसकी शुरुआत करें कि आप क्या कहने वाले हैं और कैसे इसको लेके आ जाएंगे। जी, पहले तो धन्यवाद सर जी कि आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया यहाँ पे बोलने का। जी हाँ, सर ने बिल्कुल सही बोला कि जो मेरा टॉपिक रहा है वो एजुकेशन को लेकर रहा है और मेरा जो हर जो शिक्षा का जो विषय रहता है वो हर शुक्रवार को ही आता है। जैसे कि हमने लास्ट फ्राइडे को हमने डिस्कस किया था माध्यमिक शिक्षा को लेकर, और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं उच्च माध्यमिक शिक्षा के ऊपर कि उच्च माध्यमिक शिक्षा क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं और इसमें क्या क्या चुनौतियां आई। तो हम बात करें कि उच्च माध्यमिक शिक्षा क्या है। शिक्षा, उच्च शिक्षा का अर्थ सामान्य रूप से सबको दी जाने वाली शिक्षा से ऊपर किसी विशेष विषय या विषयों के विशेष समझ गए आपकी, मतलब जो हमारे विषय जो सब्जेक्ट होते हैं उसके भी विशेष होते हैं वो, ठीक है। विशद तथा सूक्ष्म शिक्षा, यह शिक्षा के उस स्तर का नाम है जो विश्वविद्यालय, व्यावसायिक विद्यालयों, कॉलेजेस एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों आदि के द्वारा दी जाती है। प्राथमिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के बाद यह शिक्षा का तृतीय स्तर है जो प्राय ऐच्छिक होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि इसका चुनौतियाँ, इसमें क्या क्या चुनौतियाँ आई। भारत की प्राचीन तो मुझे लगता है कि जो आपने जो अभी तक का बताया है कि एक शिक्षा और सूक्ष्म शिक्षा की बात कर रहे थे जी, तो एक तो हमें इसके लक्ष्य को और क्यों आखिर इसकी ज़रूरत पड़ी, इसमें भी आपने जो सुझाव दिया है, मुझे लगता है कि हमें इसके जो कारण है, क्यों ज़रूरी है, पहले उसमें हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए। और क्यों ज़रूरी है मतलब कि हमारी जो शिक्षा है हम क्यों पढ़ना चाहते हैं। अगर हमारा बिल्कुल फोकस, हमारे बच्चे का फोकस या हमारा फोकस है, टीचर को ज़रूरी है कि वो ये लक्ष्य रखे कि हम क्यों पढ़ाना चाहते हैं। इसी तरह हमें अपने बच्चों का फोकस ये होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ना चाहते हैं। उधर परिवार का भी एक फोकस होना चाहिए कि हम क्यों स्कूल भेजना चाहते हैं, क्यों बच्चे को जो है पढ़ाना चाहते हैं। आखिर चूंकि आप अगर पढ़ाई के स्तर देखेंगे तो अगर देखेंगे तो पहले से 5वीं तक में जो पढ़ाया जाता जी, है, बिल्कुल, मुझे लगता है जिंदगी भर वही ज्यादातर काम होता है, वही पढ़ना, वही लिखना है, वही लिखना है। इसकी जरूरत क्यों है। तो जो सूक्ष्म की बात किया है
वो बिल्कुल इसमें सटीक शब्द बैठता है। हाँ, हाँ। और मुझे लगता है इसको समझना बहुत जरूरी है। क्यों? अगर टीचर अपने स्तर पे अगर इसको समझेगा कि क्यों जरूरी है पढ़ाना, क्योंकि एक तो ये है कि हमारे पढ़ाने से होने क्या वाला है। हाँ, अगर चूंकि हमने पढ़ा है और हमने जाना है, किसी अच्छे कवि ने या अच्छे महापुरुष ने एक शब्द लिखा था कि अध्यापक ही एक ऐसा बिंदु है, एक ऐसा केंद्र है जहाँ प्रलय भी पलता है और समय को गति भी मिलती है। तो हाँ जहाँ जीवन और प्रलय दोनों अगर किसी की गोद में पलते हैं तो वह सिर्फ और सिर्फ शिक्षक ही होता है, गुरु ही होता है। गुरु ही होता है। इसको समझना बहुत जरूरी है कि शिक्षक के क्या है ऐसा शिक्षक के अंदर कि उसके अंदर प्रलय भी पल रहा है और जीवन भी पल रहा है। तो जो इसकी आवाज़ क्यों जरूरी है इसको समझना बहुत जरूरी है हमें, कि अगर हम प्रलय की बात करते हैं, थोड़ा सा अगर हम प्रलय की बात करते हैं या हम जो है जीवन की बात करते हैं, तो गुरु और शिक्षक में जो प्रलय और उसकी जो ज़रूरतें हैं, तो ये हमें भी बहुत ज़रूरी है कि हम उसको कितना समझ पाएँ, कैसे समझ पाएँ। और प्रलय का एक अर्थ ये होता है कि चूँकि कारण ये है कि बच्चा जब छोटा होता है, जब हम लोग क्या कहते हैं, खासकर अपने परिवार में यही बात करते हैं कि बच्चा कच्ची मिट्टी के समान होते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर आप उसको किसी अनुरूप जिस ढालेंगे रूप तो में ढालेंगे वो उसी अनुरूप में ढल उसी रूप में वो ढलेगा, ढलता उसी है। रूप में वो बढ़ेगा। तो अब ये समझना हमें बहुत ज़रूरी है कि बच्चा अगर कच्ची मिट्टी का सामान, कच्ची मिट्टी की तरह है, तो वो कच्ची मिट्टी सबसे पहले तो घर पे होती है। हाँ, दूसरी वो कच्ची मिट्टी को हम उठा करके डाल देते हैं स्कूल में। तो हमें ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि अगर बच्चा कच्ची मिट्टी की तरह, तो इसका मतलब ये है कि उस कच्ची मिट्टी को का असली कुम्हार है, वो पहला घर है, दूसरा असली कुम्हार हमारे गुरु हैं। इसीलिए कहा गया है कि गुरु के ही गोद में प्रलय और जीवन पलते हैं, कैसे गुरु जो है उसको लेके आएगा। तो बिल्कुल अब क्यों ज़रूरी है, आप इसका मतलब समझ गए होंगे। हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं अभी या जो हमारी बात को सुन रहे हैं, मुझे लगता है उनको समझ में आ गया होगा कि गुरु की गोद में प्रलय और जीवन जो कहा गया है कि पनपते हैं, एक्चुअल सही है। और वो कैसे पनपते हैं, जिस आधार पे गुरु उसे ढालेंगे, जिस आधार पे गुरु उसको जीवन देंगे, जिस आधार पे गुरु उसको रास्ता दिखाएंगे। अगर आप नकारात्मक सोच के साथ में अगर आप बच्चों को अध्ययन कराना चालू कर देंगे, तो मुझे लगता है कि वो नकारात्मक सोच के ही साथ आगे बढ़ेगा। यदि आप सकारात्मक सोच की बात करें, अगर बच्चों को आगे लेके जाएंगे, तो सकारात्मक सोच की तरफ आगे जाएगा। अब एक मैं बहुत बड़ा प्रश्न इस देश के सामने रख रहा हूँ, और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा प्रश्न जायज़ है। जी बिल्कुल। हमारा बच्चा 5 से 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे स्कूल में रहता है। सोचिएगा, जो बच्चा 5 से 6 घंटे स्कूल में रहता है, स्कूल में पढ़ता है, उस बच्चे को 1 घंटे का ट्यूशन टीचर स्कूल से लगभग उतनी ही फीस ले करके या उससे थोड़ा बहुत कम फीस ले करके वो पढ़ाते हैं। जो 5 घंटे 6 घंटे में नहीं पढ़ पाया, वो 1 घंटे में कैसे पढ़ पाएगा। अगर आप पढ़ाई की, एक्चुअल पढ़ाई की बात करते हैं, जितने भी ट्यूशन टीचर हैं आज के, मैं आपको जितने भी ट्यूशन सेंटर खोल के बैठे हैं, मैं आपको उदाहरण के साथ, बल्कि एक प्रमाण के साथ मैं बता सकता हूं कि आज करके ट्यूशन टीचर, मैं पेरेंट्स के लिए ये बात को गवाही बता रहा हूं कि आप सावधान हो जाओ। कोई भी ट्यूशन टीचर आपके बच्चों को पढ़ाता नहीं है। हाँ, एक्चुअल वो गेस करवा के पेपर सही करवाते हैं। हाँ, वो गेस पेपर से ही बच्चों को पढ़ाते हैं। गेस पेपर से पढ़ाते हैं कि आपके एग्जाम में ये आएगा, मतलब उसमें भी वो श्योर नहीं होते कि वो आएगा ही नहीं आएगा। हाँ। लेकिन वो 1 साल तक इसी तैयारी में रहते हैं कि आपके पेपर में ये आने वाला है, आप इसकी तैयारी कर लो, पास हो जाने। मैं कहता हूँ सिर्फ पास करने के लिए पढ़ाना जरूरी है? मुझे तो नहीं लगता। नहीं, हमने भी पढ़ाई की है अपनी। हमारे गुरु हमसे सीधा सवाल करते थे कि आपको पास होने के लिए नहीं पढ़ना। अगर आपको पास होने के लिए पढ़ना है तो इसका मतलब है कि आप पढ़ाई कर चुके, आप समझो पास हो गए। आप कोई भी नहीं, आपको अगर हमें क्या करना है,
हमें पास होने के लिए नहीं पढ़ना, बल्कि हमें आगे बढ़ने के लिए पढ़ना है। हमें हाँ। पंडित से विद्वान ज्ञानी की तो ओर जाना है। तो ये जो आपने क्यों ज़रूरी है, इसमें जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये बहुत असली विषय है और ये संवेदनशील विषय है। और क्या लक्ष्य है हमारा, गुरु का क्या लक्ष्य होना चाहिए, शिष्य का क्या लक्ष्य होना चाहिए, परिवार का क्या लक्ष्य होना चाहिए, क्या उद्देश्य हैं हमारे, उन सब को क्लियरिटी हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए। हमें सामने हमारा आईना, जिस तरह आईना हमें शुद्ध चेहरा दिखाता है। अब तो आईने भी बड़े अजीब अजीब प्रकार के होते हैं। अभी आपका चेहरा कभी लंबा दिखा देंगे, हाँ, कभी ये छोटा दिखा देंगे, हाँ, कभी चौड़ा दिखा देंगे, कभी पतला है। मुझे लगता है आईना वही है जो आपको आपकी असलियत दिखा दे, हाँ। असली चेहरा दिखाए। तो आपका जीवन का शिक्षा भी एक आईने के समान है, जो आपको पूरे जीवन के दर्शन कराने वाला हाँ, है। और वो माध्यमिक ही नहीं, प्रारंभिक शिक्षा से चालू हो जाता है और वो उच्च शिक्षा तक जाता है। लेकिन यह जो जीवन कड़ी है, जो हमारी जो पहली माध्यमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक शिक्षा है, यहाँ पे बच्चे का जीवन बिल्कुल कच्चा होता है, कच्ची मिट्टी के समान होता है। जैसा इसको गढ़ा जाएगा, जैसा इसको बनाया जाएगा, वह बिल्कुल उसी दिशा में जाता है। इसीलिए कहा गया है कि भैया प्रलय और जीवन दोनों गुरु की गोद में पलते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ हम जानते हैं और हम भी इस बात को पहचानते हैं कि हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमें 1 घंटे का ट्यूशन हमारा ज़िंदगी नहीं पार कर देगा। वो हमें पास तो करवा देगा, लेकिन अच्छी जॉब नहीं दिला सकता। जी हाँ, हम लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं, या हम लोग इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, या हम लोग इंटरव्यू में कई सारे देखते हैं। बच्चा जाता है, पढ़ाई कहाँ तक किया है, ग्रेजुएट है, AA किया हुआ है, सारी डिग्रियाँ उसके पास हैं, लेकिन जब कभी जाता है हम कहते हैं भाई ये लिख दो, तो लिख नहीं पाते। क्या मतलब का आपकी पढ़ाई, आपने पूरा अच्छा रिजल्ट लेके बैठे हैं, तो आप जॉब करने योग्य ही नहीं हैं। तो फिर आप जॉब की उम्मीद कैसे कर सकते हैं और जॉब आपको मिल कैसे सकता है? ये बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है इसको समझना, इसको जानना, इसके लिए इसमें विचार करना हर परिवार, हर टीचर और हर बच्चे की जिम्मेदारी है। अगर वो इस बात को समझेंगे तो मैं ये उम्मीद के साथ कहता हूँ कि कोई भी सरकार, हमारे देश की सरकार ने भी इस आकलन को किया था, किसी ने एक सर्वे भी किया था कि हमारे देश के एजुकेशन से पास होने वाले बच्चे, उसके कई सारे इतने % में बच्चे हैं जो जॉब करने योग्य है ही नहीं। और इसीलिए जॉब करने योग्य नहीं है क्योंकि हमारा टीचर उनको पास करने के लिए पढ़ाता है। हाँ। हमारा कोचिंग सेंटर का टीचर, तो टीचर से ज़्यादा कोचिंग सेंटर में हम लोग भरोसा करने लगे। हाँ, वो है। तो इसलिए उसकी उम्मीद यह है कि कोचिंग सेंटर में जब हम ज़्यादा उम्मीद करते हैं, ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं, तब आपको यही होता है कि आप अपने बच्चे का भविष्य बर्बाद करते हैं, ना कि आप उसको आगे बढ़ाने की सोचते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको समझना, इसको जानना। जी हाँ, सर ने बिल्कुल सही बोला कि जो स्कूल में जो बच्चे स्कूल में 4-5 घंटे नहीं पढ़ पाया, तो क्या वो ट्यूशन में 1 घंटा पढ़ के क्या उखाड़ लेगा? वो सच में वो ट्यूशन में जाके कुछ नहीं कर पाता। ये बात तो रियलिटी है, क्योंकि जब मैं स्कूल में मैं भी पढ़ती थी ना, तो मेरे पेरेंट्स भी ट्यूशन पे ही निर्भर करते थे। वो कहते थे बच्चों को स्कूल लगा दिया, अब इसको हम ट्यूशन लगा देते हैं तो अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे से पास हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं एक छोटा सा मेरे घर का ही स्टोरी है कि मेरे दद्दू थे और हम लोग कभी गांव जाया करते, जो उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी और जो हम शिक्षा ले रहे, हम शिक्षा क्या ले रहे, कुछ भी नहीं ले रहे। अभी हमारा क्या हो रहा है कि हमें बस पास होने का सोचता है, बस हम सोचते हैं पास हो जाए, जल्दी जल्दी पास हो जाए और हमें आगे आगे जाना। लेकिन हम ये भूल ही जाते हैं कि यार पास होने ही सब है, हर एक चीज़ नहीं होता है। सुनना समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हम समझेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं और उस बात पे हम अमल नहीं करेंगे, हम आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। सर ने ये बात भी सही बोली कि अगर हम कहीं जॉब के लिए जाते हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह देने जाते हैं, अगर हमसे कोई क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं ना, हम उसमें फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने वो सीखा ही नहीं, वो हमने समझा ही नहीं। बस हमने क्या किया, बस रट्टा मारा, रट्टू तोता बने हम। तो मैं एग्जाम्पल ये दे रही थी कि जब मैं एक बार गांव गई थी, तो मेरे दद्दू और मेरे चाचू ने ना हम सभी से क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि जब उन्होंने जो पढ़ाई की थी और जो हमने पढ़ाई की थी, तो उन्होंने मुझे एक बात समझाई थी कि राधिका बेटा तू देख, पढ़ना ही वो नहीं होता है,
याद करने से कुछ नहीं होता है, उसको बस तू समझना भी ज़रूरी होता है। तू उसको समझेगी नहीं जब तक तू लाइफ में कभी आगे बढ़ेगी नहीं। उन्होंने क्या पूछा था मुझसे, एक छोटा सा क्वेश्चन ही तो पूछा था और मैं उस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाई। उस समय मुझे इतना ज़्यादा गिल्ट फील हुआ, यार मेरे जो दादू हैं वो इतना मतलब कम पढ़े लिखे होके भी इतना उनको हर एक चीज़ की नॉलेज है। आज की डेट में भी अगर आप उनसे कुछ भी पूछ लेते हैं ना, वो आपको हर एक चीज़ बता देंगे, चाहे वो किसी भी चीज़ का सब्जेक्ट क्यों ना। लेकिन हाँ, आज हम ये भी देखते हैं कि मैंने कईयों को भी देखा है कि आज के डेट में बच्चों से कोई पूछ लो कि वंदे मातरम किसने लिखा है, राष्ट्रीय गान किसने लिखा, आज भी कोई नहीं बता पाता कि किसने लिखा है, किस महापुरुष ने लिखा है। ये बात तो बिल्कुल सच है। और जो हमारे स्कूल का जो लक्ष्य है, जो टीचर का जो लक्ष्य है, उनका लक्ष्य यही होता है कि वो जो स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको आगे तरक्की की और उनको नई राह दिखाना, नए रास्ते पर चलाना, ताकि उनका जो भी सपना है वो अपना सपना साकार कर सके, वो आगे बढ़ सके। क्योंकि जब तक बच्चा कुछ करेगा नहीं ना तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। बिल्कुल। यहाँ पे चंदन प्रजापति जी, सिमरन जी, चंदन प्रजापति जी लिख रहे हैं कि एक सर्वे के अनुसार 80% जो है ऐसे बच्चे हैं जो किसी काबिल नहीं हैं। तो हो सकता है, चूँकि अभी सर्वे को मैं ऑथेंटिक नहीं बता सकता कि किसने सर्वे किया था, क्या है, लेकिन आप लिख रहे हैं तो बिल्कुल आपका सुझाव मानते हैं, क्योंकि हम लोग भी देख रहे हैं और इस बात को समझ पा रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जॉब के योग्य नहीं है। जब जॉब के योग्य नहीं है तो वो जॉब की उम्मीद कैसे, तभी हमारे देश में बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। क्योंकि तो हम चाहते हैं कि इसके बाद ये चुनौतियों की जो बात है आप बताएं थोड़ा सा कि चुनौतियाँ किस प्रकार आई। हाँ, जो भारत की जो पहले की जो भारत की प्राचीन शिक्षा थी, शिक्षा प्रणाली और दर्शन शास्त्रों का अवलोकन करने से यह सिद्ध होता है कि हमने यूनेस्को के कथन के अनुसार से 17 वर्ष पहले सार्थक किया था कि दुर्भाग्य है कि आज का जो हमारी जो संस्कृति धरोहर है वो दूर होती जा रही है। दूर क्यों होती जा रही है कि जो हम पहले की जो हमारी स्टडी क्या करते थे, जो हमारे पूर्वज जो पढ़ा करते थे, वो आज की डेट में वो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। उससे वो हर एक चीज़ को अलग कर दिया गया है। क्योंकि पहले क्या था कि पहले आपको हर एक चीज़ कठिन, माना कि कठिन होता था लेकिन आसान नहीं होता था, कठिन होता था, लेकिन उसमें क्या था ना कि बच्चा डूब के गहराई से में जाकर पढ़ता था। और आज की जो पढ़ाई है ना उसमें आपको मोटा मोटी बता दिया जाता है कि भाई इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। तो बच्चा गहराई में जाना ही नहीं चाहते या टीचर बच्चों को गहराई में लेके जाना ही नहीं चाहते। और ऐसा भी बहुत जगह देखा भी जाता है। और हाँ, नाना पालकीवाला ने 2000 में हीन भावना को त्याग कर अपनी सांस्कृतिक धरोहर पर गर्व करने की बात की। सोचो कि नाना पालकीवाला जी ने अपनी जो संस्कृति है उनकी धरोहर पर गर्व क्यों किया। गर्व इसीलिए किया क्योंकि पहले की जो एजुकेशन था और आज की जो शिक्षा है उसमें काफ़ी डिफरेंट है। क्योंकि बच्चा आज कुछ कर नहीं रहा और शिक्षक कुछ करा नहीं रहे। ऐसा नहीं कि शिक्षक नहीं करा रहे, शिक्षक करा भी रहे हैं, लेकिन कुछ ही करा पा रहे हैं और कुछ नहीं करा पा रहे हैं। ये हो रहा है चुनौतियों में सर। और हाँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी। सॉरी सर, नहीं पा रहा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल ये था कि कभी भी ना किसी भी बच्चे को या टीचर्स को चुनौतियों का सामना करना चाहिए, उनसे दूर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जब तक वो अपनी चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे वो लाइफ में कभी सक्सेस नहीं होंगे। ये और हम बात नेल्सन मंडेला जी ने भी क्या खूब कहा था कि एक सभ्य घर के समान कोई स्कूल नहीं होता। ये बात तो सच है कि एक सभ्य घर के समान कोई भी दूसरा स्कूल नहीं होता और एक सच्चरित्र अभिभावक के समान कोई शिक्षक नहीं होता। ये बात तो बिल्कुल सही लिखी थी नेल्सन मंडेला जी ने कि बिल्कुल आज भी सच है कि स्कूल के समान मतलब घर के समान कोई दूसरा स्कूल नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जब किसी महापुरुष ने सदियों पहले यानी वर्षों पहले यदि कोई लिख के गया है कि सबसे बड़ा स्कूल जो पहला स्कूल आपका, हम लोग बार बार कई चर्चाओं में इस बात का हम लोगों ने जिक्र भी किया था कि सबसे बड़ा स्कूल हमारा घर है। हाँ, घर से ही इससे बड़ा, इससे सही स्कूल कोई हो ही नहीं सकता। अगर आपका घर सभ्य समाज के अंतर्गत सभ्य यानी कि उसके अंदर जो हम लोग बात कर रहे थे लाइफ स्किल की, जब सेक्शन हम लोग लेते हैं तो बात करते हैं कि हमारे परिवार में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसी बातें होनी चाहिए, किस तरह का रहन सहन होना चाहिए, परिवार में किस तरह आपसी सामंजस्य होना चाहिए, दोनों एक दूसरे से कैसे मिलजुल के बात करते हैं वो होना चाहिए। वो सारी चीज़ें जो है उसमें जो है
वो दिखती हैं। तो ये हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हमारा जिस तरह का हमारा समाज होगा, जिस तरह का हमारा परिवार होगा, पहली एजुकेशन की जो शिक्षा जहाँ से चालू होती है, मुझे लगता है उसको उसी दिशा पे साथ में लेकर के चलना चाहिए। तो ये एक तो ये बहुत बड़ी बात है। और सच्चरित्र जो अभिभावक की बात की है, जैसे हमारा परिवार का पूरा चरित्र होगा, पूरा रहन सहन होगा, जैसे हमारे पूरे परिवार की दिनचर्या होगी, लगभग वैसे ही दिनचर्या, कुछ थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, लेकिन लगभग वही दिनचर्या हमारे बच्चे की भी होते हैं। तो शिक्षक हमारा सबसे पहला शिक्षक हमारा परिवार ही है, हमारा घर है, यानी एक स्कूल के समान घर है, एक अच्छा घर है। दूसरा जो है स्कूल के जो शिक्षक हैं वो हमारे अभिभावक हैं पहले। तो हम दोनों को हमें उस आधार पर समझ के चलना चाहिए था। जी आगे अब हम इस पे बात करेंगे कॉमन शिक्षा को लेकर कि कॉमन शिक्षा क्या है और ये क्यों इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कॉमन शिक्षा से ये मेरा तात्पर्य था कि कॉमन शिक्षा हर एक बच्चे को दिया जाए और उनके साथ भी मतलब अच्छे से बर्ताव किया जाए, ना कि उनके साथ गलत बातचीत की जाए, गलत तरीके से बात किया जाए। उनको हर एक अच्छी शिक्षा उनको देनी चाहिए और उनको मिलनी भी चाहिए। कॉमन शिक्षा ये भी है कि चाहे बच्चा चपरासी का हो या नेता का हो, बच्चा तो बच्चा होता है। उसमें शिक्षा देते समय टीचर्स हो या कोई भी अगर बच्चे को शिक्षा दे रहा है तो वहाँ पे ऊंच नीच और जात पात का भेदभाव ना करे, क्योंकि शिक्षा सबके लिए कॉमन है और ये उसका समान अधिकार है कि वो शिक्षा प्राप्त कर सकता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। लाइक कि अगर हमारे इंडिया से कोई बच्चा, किसी का भी बच्चा इंडिया से कहीं बाहर पढ़ने जाता है, तो पहले ये था कि हम महात्मा गांधी जी का मैं एग्जांपल देना चाहूँगी। पहले वो था कि इंग्लैंड वो गए थे किसी काम से, तो उनको अंग्रेज़ों ने ट्रेन के डब्बे में से बाहर निकाल दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहाँ पर उनका रंग देखा था। वो बाकी अंग्रेज़ तो गोरे गोरे थे, लेकिन जो हमारे महात्मा गांधी जी थे वो थोड़े से काले थे, रंग को देख के निकाल दिया था। लेकिन आज में थोड़ा सुधार है कि अब ऐसा कुछ किया नहीं जाता और आज तो सबको इक्वली, अगर इंडिया से कोई बच्चा बाहर विदेशों में पढ़ने भी जा रहे हैं, उनके साथ कॉमन तरीके से पेश किया जाता है, इनको इक्वालिटी दी जाती है, मतलब समानता दी जाती है कि हाँ कोई बात नहीं, अगर बाहर से भी हो तो भी आपको कॉमन बर्ताव किया जाएगा, कॉमन शिक्षा आपको दी जाएगी। एक बात हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे थोड़ा सा, ये चूंकि जोड़ना बहुत जरूरी है। हम लोग कॉमन शिक्षा की बात कर रहे हैं। कॉमन शिक्षा एक्चुअल क्या है ना कि हमारे देश से आज से नहीं बल्कि हजारों वर्षों से ये चला आ रहा है कि एक तो शिक्षा में किसी का निजीकरण नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बहुत गंभीर और दयनीय विषय है, क्योंकि शिक्षा किसी एक समुदाय की या किसी एक व्यक्ति की धरोहर नहीं है। ये बात दिमाग में आनी चाहिए। ये जब हमारे संविधान पे समानता के अधिकार जब दिया गया है, जब भारत का संविधान कहता है कि सभी लोग एक समान हैं, एक समान समानता के अधिकार की बात की है, तो फिर शिक्षा में भेदभाव क्यों? हाँ, उदाहरण के लिए, और सबसे बड़ी बात है हमारी सरकारें कर रही हैं, और इस बात को बल्कि सोचना चाहिए सरकार कैसे कर रही है। आपने एक प्राइमरी स्कूल तैयार किया हर गरीब पे पढ़ने के लिए। अब प्राइमरी स्कूल के अंदर ही आपने क्या एक तैयार कर दिया, प्राइमरी स्कूल में तैयार कर दिया हमने, माध्यमिक शिक्षा तैयार कर दिया। माध्यमिक शिक्षा की बात हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी कैटेगरी बांट दी है। हाँ, कैटेगरी स्कूल के अंदर के कैटेगरी बांट दी है। और मुझे लगता है कि ये जो है ये हमारे देश में क्या होना चाहिए, चाहे चपरासी का बच्चा हो, हाँ, चाहे वो राष्ट्रपति के संतान हो, सबको एक जैसी कॉमन शिक्षा जरूरी है। एक का बच्चा पहली क्लास से ही, जैसे ही वो पैदा होता है 2.5 साल 3 साल के बाद वो प्राइवेट स्कूल में जाता है, प्ले स्कूल से चालू करता है और प्राइवेट में स्कूल से पढ़ता हुआ वो आगे चला जाता है। उसके बच्चे का दिमाग एक अलग देखा गया है। दूसरा एक बच्चा वो होता है जो बस्ती में रह रहा है, वहीं करके जो सरकारी स्कूल है वहाँ पढ़ता है। दोनों के सब्जेक्ट में अंतर क्यों? हाँ, सबसे पहली बात में अंतर क्यों? एक समान एक कॉमन शिक्षा का अगर आपको करना है, हम ये नहीं कहते प्राइवेट स्कूल बंद कर दो, चालू होने चाहिए, क्योंकि इतने हमारे संसाधन नहीं है कि सब बच्चे स्कूल को सरकारी स्कूल में जा सके। अगर आपको करना है तो पहले आपको उतने स्कूल खोलने पड़ेंगे। दूसरा, आप वो चालू रखें लेकिन कॉमन पढ़ाई तो बराबर कर दें ना। हाँ, पढ़ाई तो एक जैसे सब्जेक्ट तो लागू कर दें कि दोनों जगह एक जैसे सब्जेक्ट होने चाहिए, तो चाहे जिसका बच्चा हो दोनों जो है एक जैसी शिक्षा हो। दूसरा, कम से कम
उच्च माध्यमिक शिक्षा तक तो कम से कम आप कॉमन पढ़ाई चालू कर दें, समान शिक्षा का अधिकार लागू करें। समान शिक्षा का अधिकार कि जहाँ जिसका भी बेटा हो वो जहाँ जैसा भी हो वो वहाँ जा कर के पढ़ना चालू कर दे। तो जब हमारी समान शिक्षा प्रणाली चालू हो जाएगी, जब आप स्कूल के अंदर ही आप एक अच्छा स्कूल खोलना चालू कर देंगे कि भैया ये इंग्लिश सरकारी स्कूल में ये इंग्लिश मीडियम हो जाएगा, यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, यहाँ पे इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाएगी। हाँ। मतलब है कि वर्ग में डिवाइड कर दिया जाए, ये वर्ग हैं आपको जो मतलब। हाँ, तो ये उचित नहीं है। मुझे लगता है कि एक जैसा स्कूल, एक जैसी शिक्षा और एक जैसा कम से कम उच्च माध्यमिक तक जो है हमें एक देखना चाहिए। हाँ, और इससे जो है समानता का अधिकार आएगा। दूसरा, हमारा बच्चा हो या चाहे जिसका बच्चा हो, एक समान कंपटीशन में कम से कम आगे तो जाएगा। और अगर वो सामने आगे जाएगा तो कंपटीशन में देखते हैं फिर कौन बच्चा आगे निकलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ये चीज़ें नहीं समाप्त कर सकते हैं, ये चीज़ें नहीं करते, तो मुझे लगता है ये बहुत ही सोचने की बात है कि आप एक तरफ प्राइमरी तैयार कर दें, फिर एक तरफ जो है आप ये बीच वाला जो हमारा स्कूल है उच्च माध्यमिक विद्यालय, क्या नाम है इसका, राजकीय उच्च माध्यमिक है, या फिर आपने उसमें एक अलग स्कूल सर्वोदय विद्यालय जो चालू कर दिया। ये मुझे लगता है कि जो सर्वोदय है और प्राइमरी विद्यालय वो दोनों एक साथ हो जाते हैं तो अच्छा नहीं है। एक कॉमन एक सबको सर्वोदय बनाइए आप। हाँ। हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देने का प्रावधान कीजिए कि थोड़ा सा तेज है तो उसको अलग बना दिया, थोड़ा सा वो लो है तो उसको अलग बना। ये थोड़ा सा उचित नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये जो कॉमन शिक्षा की आपने बात की है, समान शिक्षा की बात की है, ये बहुत ज़रूरी है और इस पे चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक बात करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, प्रतिभा विद्यालय की हम लोग बात कर रहे थे, सॉरी याद नहीं आ रहा था उस समय। प्रतिभा विद्यालय, आपने एक तरफ उन बच्चों को अलग कर दिया जो बच्चे कमज़ोर हैं, उनके लिए आपने प्राइमरी कर दिया। उसी प्राइमरी के कुछ बच्चों को आपने प्रतिभा विद्यालय में बांट दिया। यानी आपने गरीबी में भी महागरीब को अलग करने की कोशिश की है। और जब गरीबी में महागरीब जब अलग होते हैं तो मुझे लगता है वो सबसे चिंता की बात हो जाती है। ये प्रतिभा विद्यालय और विद्यालय दोनों क्या हैं? काफी सारे इसमें अंतर देखा गया कि क्यों अंतर? यही तो कह रहे हैं, अंतर क्यों? विद्यालय, क्योंकि प्रतिभा विद्यालय में आज मैं बोलना चाहूंगी कि एक बार क्या हुआ था कि मेरी गली से एक बच्ची गई थी एडमिशन के लिए। वो यहीं राजकीय स्कूल से वो पढ़ के ही गई थी। उसका मन था कि वो प्रतिभा स्कूल में जाके पढ़े, क्योंकि हमारे स्कूल में साइंस नहीं थी। तो साइंस नहीं थी तो प्रतिभा स्कूल में गई, उसका एडमिशन लेने से मना कर दिया। हाँ, तो मैं आपको बताया दे रहा हूँ कि ये चीज़ें जो है मुझे लगता है सोचना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए और कि क्यों है और क्या ज़रूरत है इसकी, क्या ज़रूरत है। अगर हम सब बच्चों को एक समान शिक्षा देने की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, उसको हमें उसी आधार पर। तो हमें किशोरावस्था, चूँकि हमारे एक और भी है कि उच्च माध्यमिक शिक्षा की हम बात करते हैं तो ये उच्च माध्यमिक शिक्षा हमारी किशोरावस्था की ओर आगे जाती है। जी बिल्कुल, यही एक शिक्षा है जब किशोरावस्था की ओर आगे बढ़ती चली जाती है। आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो सर ये मानना है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 9वीं से 12वीं कक्षा को उच्च माध्यमिक शिक्षा कहा गया है और इसमें ही बच्चा किशोरी अवस्था में आता है। माना कि किशोरी अवस्था वो 6ठी क्लास से उसकी स्टार्टिंग हो जाती है, लेकिन वो जो भी जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे वो उच्च माध्यमिक शिक्षा की ओर आता है तो उसके में जैसे थोड़ा बड़ा होता है तो उसके में हार्मोन्स चेंज आने लगते हैं, उसकी बॉडी डेवलप होने ऑटोमेटिक होने लगती है। और हाँ, यहीं से बच्चा जो भी उसका लक्ष्य होता है, जो भी उसका एम होता है, वो यहीं से उसका भटकाव की प्रक्रिया यहीं से उसकी शुरू हो जाती है। किशोरी अवस्था में बच्चों को बहुत ही ध्यान पूर्वक देखना पड़ता है, उनको संभाल कर रखना होता है। कहीं बच्चा कहीं भटक तो नहीं रहा, कहीं वो किसी के अनुरूप ढलता तो नहीं चला जा रहा है, हमारा बच्चा आगे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। माना कि आपका बच्चा बड़ा हो चुका है और वो ऐसा नहीं कि वो भटकेगा नहीं, वो भटक भी सकता है अगर आपने उस पर समय रहते ध्यान नहीं दिया तो। पेरेंट्स का एक जिम्मेवारी बनती है कि जैसे बच्चा आपका थोड़ा बड़ा हुआ तो आप बच्चों के प्रति आपकी जिम्मेवारी ये बन जाती है कि आप अपने बच्चों का प्रॉपर ध्यान रखें। मतलब कि आप उसके साथ सख्ती से पेश ना आए, क्योंकि ये जो एज होती है ना किशोरावस्था की, वो ऐसी चंचल एज होती है ना। अगर आपने बच्चों को कुछ उल्टा सीधा बोल भी दिया या डांट भी दिया तो बच्चा उसमें बहुत ही गलत एक्शन भी उठा सकता है। तो ऐसा ना करें, ऐसा ना करके आप अपने बच्चों के साथ
फ्रैंकली रहे, उनके साथ अच्छा बर्ताव करें, उनके बच्चों के साथ घुले मिले, ताकि वो आपको हर एक परेशानी बताए कि हाँ मम्मा मुझे ये प्रॉब्लम है, पापा मुझे ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है। आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ शेयर करें। अगर बच्चा यही स्कूल में भी जाता है, अगर स्कूल में है वो, तो टीचर्स की जिम्मेवारी बन जाती है कि टीचर्स को देखना होता है कि हमारा बच्चा रेगुलर क्लासेस ले रहा है या नहीं ले रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, इतने दिन हो गए, इतने दिन से छुट्टी पर है, क्या कारण है, कहीं वो बीमार तो नहीं है, बीमार नहीं है, कहीं हॉलीडे पे तो नहीं गया। टीचर्स डायरेक्ट पेरेंट्स को कॉल करके पूछ भी सकते हैं कि भाई आपका ये बच्चा है इतने दिन से इतने दिन तक नहीं आ रहा है, तो क्यों नहीं आ रहा है। अगर पेरेंट्स का रिप्लाई आता है कि हमारा बच्चा तो कंटिन्यू रोज़ स्कूल जा रहा है, अब यहाँ से टीचर्स बोलेगा आपका बच्चा 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते से नहीं आ रहा, तो यहाँ भी पेरेंट्स को देखना होगा कि उनसे बातचीत करनी होगी, बच्चे आप इतने दिन से कहाँ जा रहे हो, क्योंकि भटकाव की प्रक्रिया होती है, क्योंकि किशोरावस्था में बच्चों का मन काफ़ी चंचल हो जाता है और वो एक दूसरे को देख के काफ़ी सारी चीज़ें सीखते भी हैं। और हाँ, थोड़ा सा मैं आपकी बात को थोड़ा सा सॉरी, क्योंकि यहाँ पे चंदन प्रजापति जी लिख रहे हैं कि प्रतिभा और केंद्रीय विकास जैसे स्कूल होना ज़रूरी है एक देश के लिए। बिल्कुल मैं आपकी बात मानता हूँ, होना चाहिए, लेकिन क्या इंसान में भी 2 प्रकार का इंसान होना चाहिए? क्या हम जो है, मैं इसलिए आपकी बात से जो थोड़ा सा मैं सहमत नहीं हूँ, इसलिए मैं इस बात को रख रहा हूँ। इसलिए सहमत नहीं हूँ कि अगर आपने एक तो इंसान को जातियों में बांट दिया, मान गए हमने अपनी पहचान के लिए हमने उसमें जीना सीख लिए, कोई बात नहीं प्रजापति जी, हमने जातियों में बंटने के बावजूद भी हमने जीना सीख लिया। इसके बाद आपने हमें धर्मों में बांट दिया, हमने उसमें भी जीना सीख लिया। ठीक है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, या ईसाई है, मैं उसमें भी जीना सीख लिया। अब आप हमारी शिक्षा को भी बांटना चाहते हैं, गरीब के लिए एक अलग शिक्षा, उससे जो थोड़ा बहुत जी लेता है, जिसके एक तो जिसके यहाँ नमक रोटी है उसके लिए तो आपने प्राइमरी कर दी। इसके बाद जो थोड़ा सा, चूंकि उसका बच्चा तो भाई दिन भर वो बच्चे को बचपन जब से वो पैदा हुआ वो पीठ में लेट करके अपने बच्चे को मजदूरी के लिए जाता है। उसका बच्चा ना तो प्ले स्कूल में गया, ना ही उसका बच्चा जो है आंगनवाड़ी के पास जा पाया, ना ही उसका बच्चा जो है एक अच्छे पारिवारिक माहौल में रह पाया। अंततः उसे प्राइमरी में जाना पड़ेगा और वो प्रतिभा विद्यालय में एडमिशन नहीं ले सकता, वो प्रतिभा विद्यालय या केंद्रीय विद्यालय जैसे कंपटीशन में नहीं जा सकता। कौन सा ऐसा बच्चा है जो पेट से पढ़ के आता है? अगर कोई बच्चा जन्म से पढ़ के नहीं आता तो ये समझ लेना चाहिए, तो उसके लिए स्कूल अलग क्यों? हाँ, आप एक बच्चे को प्रतिभा विद्यालय दे रहे हैं, एक बच्चे को केंद्रीय विद्यालय दे रहे हैं, और एक बच्चे को आप दे रहे हैं प्राइमरी स्कूल। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारे लोग अलग अलग हैं तो हम एक जैसी सोच के साथ, एक के सोच के साथ, एक जैसी विचारधारा के अगर हम लोग देश को ले जाना चाहते हैं तो एक जैसी शिक्षा सबके लिए हो, चाहे वो करोड़पति का बच्चा हो या वो भीख मांगने वाले व्यक्ति का बच्चा हो, एक जैसा स्कूल दिलाएं। मुझे लगता है कि अगर आप एक जैसा स्कूल दिलाएंगे तो बेहतर शिक्षा की तरफ हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ये हम लोग अपनी सोच नहीं रख रहे हैं। और चूंकि आपने बहुत जगह बहुत सारे बच्चों से बात किया है, बहुत सारे बच्चों से हम लोगों ने बात किया है, उन बच्चों की एक होता है कि भाई प्राइवेट स्कूल में तो ये होता है, वहाँ ये होता है, प्रतिभा विद्यालय में तो इंग्लिश पढ़ाने लगे हैं और हमारे प्राइमरी में इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं। ये मुझे लगता है कि बहुत संवेदनशील विषय है कि आप उसी उम्र के एक बच्चे को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, उसी उम्र के एक बच्चे को आप काका काका पढ़ा रहे हैं, तो वो बच्चा में डिफरेंट तो आएगा। समाज में जो भेदभाव की प्रक्रिया आ रही है वो यहीं से आ रही है। इसलिए प्रजापति जी मैं आपसे सॉरी माफ़ी मांगूंगा, लेकिन इस बात के लिए ज़रूर मैं कहता हूं कि आपका सुझाव तो ठीक है, जो हम आपकी बात को मानते हैं, लेकिन एक देश एक शिक्षा, अगर हम एक देश एक कानून की बात करते हैं तो मुझे लगता है एक देश एक शिक्षा की भी बात होनी चाहिए। जी आगे। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि जब बच्चा किशोरी अवस्था में होता है उनको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में ही सर ने अभी बताया था कि जो बच्चा होता है वो एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है। आप उस बच्चे को जिस रूप में ढालोगे ना, उस बच्चा उसी रूप में ढलता चला जाएगा। बस फ़र्क इतना होता है कि उस मिट्टी से बर्तन बनाने वाला कौन है। अगर वो उसका पेरेंट्स है तो भाई वो अच्छे से अपने बच्चे का निर्माण कर सकेगा और अच्छे से उसको अच्छी राह दिखा पाएगा। लेकिन वही कच्ची मिट्टी का बर्तन बनाना कोई और है, कोई इसका कोई दोस्त हो गया, ये समाज हो गया,
कोई मतलब नेगेटिव उसको थिंकिंग जो उसको देते हैं कि भाई तू ये मत कर, तू वो कर, तुझे ये नहीं ये करना चाहिए, एकदम से नेगेटिव जो भी थॉट्स होते हैं अगर उसके सामने दिखेगी तो बच्चा नेगेटिव थॉट्स में भी चला जाता है। और हाँ, किशोरावस्था में काफ़ी सारी चेंजेस भी आती है, काफ़ी सारे व्यवहार भी चेंजेस हो जाते हैं बच्चों के। कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। मेरी स्कूल की एक फ्रेंड थी, वो मतलब कि नॉर्मली थी। पहले तो हमारे साथ छठी सातवीं तक काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल थी। जैसे जैसे वो 12th क्लास में आई, उसके पूरे हाव भाव चाल चलन उसका सब चेंज हो गया। तो वो हमसे काफ़ी दूर बैठने लगी और चुप चुप रहने लगी, कुछ भी नहीं बताती, अलग से मतलब सब कुछ। हम उससे पूछते भी थे, यार तेरा मतलब क्या चक्कर है, तू कुछ बताती नहीं है क्या, मतलब इक्वली A to Z उसका पूरा व्यवहार चेंज हो गया था। एक वो अपने ईगो में रहने लगी, पहला तो ये। और ईगो में रहने के साथ साथ वो हमसे ढंग से बात भी नहीं करती थी। क्योंकि पूरे अपने जो उसका रास्ता था ना, उसको था कि वो इंटरनेशनल जूडो प्लेयर खेले और वो गोल्ड मेडल लेके आए। बट वो वहाँ से नहीं गई, वो एक इस रास्ते में पड़ गई कि वो वहाँ से भटक के वो कहीं और चली गई। और आज उसकी उसने लव मैरिज की है, उसकी शादी हो गई है, उसके बच्चे भी हैं। उसका जो सपना है ना, वो वहीं का वहीं धरा का धरा रह गया। आज वो मुझसे मिलती है तो बोलती है कि काश मैंने उस समय वो काम ना किया होता, काश मैंने अपने सपनों पे ध्यान दिया होता, तो आज मैं यहाँ नहीं होती। आज मैं अपना गोल्ड मेडल लेके कहीं अच्छी जगह बच्चों को सिखा रही होती, किसी स्कूल में या किसी ऊंचे लेवल पे होती मैं, और काफ़ी सारे बच्चों को सिखाती हूँ। बच्चे काफ़ी गोल्ड मेडल लाते, जिससे मेरा काफ़ी नाम होता। और इसी में बात हम करते हैं कि सकारात्मक, अगर बच्चा सकारात्मक माहौल में रहता है तो उसकी जो थिंकिंग होती है सकारात्मक ही होती चली जाती है। अगर उसका दोस्त अच्छा है, अच्छा सोचता है, पढ़ने में अच्छा है, उसके पेरेंट्स अच्छे हैं, उसको हर प्रकार से हर एक सुविधाएं अच्छी मिल रही हैं। एक तो मतलब ये होता है ना कि कुछ तो ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि नकारात्मक सोच वाले ऐसे आ जाते हैं कि बोलते हैं कि तुझसे ये नहीं हो पाएगा, तू ये नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगी। बट ऐसा नहीं है कि वहीं सकारात्मक भी होते हैं, वो उनको बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि नहीं तू करेगा या तू करेगी तभी आगे बढ़ेगी, जब तक तू करेगी नहीं, जब तक तू आगे बढ़ेगा नहीं या बढ़ेगी नहीं। इसीलिए बच्चों को हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा नकारात्मक सोच से दूर रखें, ताकि वो अपना जो लक्ष्य जो उनको प्राप्त करना है वो उनसे वो भटके नहीं, अपने लक्ष्य पे वो अड़े रहें, ताकि उनका जो भी उनका सपना है आगे जाने का, आगे बढ़ने का, वो पूरा कर सके। और हाँ, उनके जो दिमाग जो सोचते हैं ना, जो सोचने की जो प्रक्रिया है वो कभी भी नेगेटिव में ना आए, हमेशा सकारात्मक पॉजिटिव ही आए। ताकि क्योंकि अगर वो आज पॉजिटिव में लेके स्टडी करेंगे, कुछ करेंगे आगे जाके, तभी वो आपने कुछ बच्चों को पॉजिटिव बता पाएंगे, ताकि वो भी आगे जाके कुछ 4 बच्चों को पॉजिटिव बताएं और सिखाएं। इससे क्या होगा, अगर बच्चा पॉजिटिव सोचेगा, पॉजिटिव हर एक काम करेगा, तो बेहतर कल का निर्माण होगा, बेहतर देश का निर्माण होगा। अगर वही बच्चा नकारात्मक सोच रखेगा, अगर नकारात्मक सोचेगा कि भाई मुझसे तो नहीं हो रहा, मैं नहीं कर रहा, ये जा तू कर ले, मेरे बस की नहीं है, तो बच्चा कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ेगा, वो पीछे के पीछे रह जाएगा। जो बच्चा आगे जा भी रहा होगा ना, उसको भी अपने तरफ पीछे की ओर खींच लेगा। वो सोचेगा कि मैं तो नहीं जा रहा, तू करके क्या कर लेगा, मुझसे नहीं हो रहा तो तुझसे क्या हो जाएगा, क्या कुछ तू कर लेगा क्या। ऐसा बहुत से नहीं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चा बहुत ही नाजुक से उनका ख्याल रखा जाता है। जस्ट लाइक जैसे न्यू बेबी जब नया बच्चा जब जन्म लेता है इस धरती पर, ठीक उसी प्रकार से हमें जो उस बच्चे का भी ध्यान रखना पड़ता है जो किशोरावस्था में आ जाता है। क्योंकि उस समय जो बॉडीज़ में काफ़ी सारी चेंजेस आती है, काफ़ी सारे हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं, और जिससे भटकाव की प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे भी जाती है। अब इसी में हम एक बात ये आ जाती है कि घर में बच्चों के साथ बर्ताव कैसा करते हैं, उनके साथ हम व्यवहार कैसा करते हैं। तो घर में जो बच्चों के साथ जो बर्ताव करना होता है, वो हमेशा बच्चों के साथ सकारात्मक बर्ताव रखें। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, उनके साथ कभी भी रूडली बात ना करें, क्योंकि ये इस एज में बच्चा कुछ भी कर सकता है। क्योंकि ये एज काफ़ी ये जो एज होती है बच्चों के लिए काफ़ी परिपक्व होती है, ये हाँ, कहीं भी किसी भी दिशा पे जा सकते हैं। हाँ, जा सकता है। और हाँ, पेरेंट्स को बच्चों के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ फ्रैंकली बातचीत करनी चाहिए।
मतलब ऐसा नहीं कि आप ठीक पेरेंट्स बन जाओ, नहीं, ऐसा मत करो अपने बच्चों के साथ। अगर आप अपने बच्चों के साथ रूडली बर्ताव करोगे, चिल्ला के बात करोगे या मार के पीट के बात करोगे, तो बच्चा हमेशा दबता चला जाएगा, वो आपको कभी कुछ नहीं बताएगा। उल्टा तो वो क्या करेगा, जब भी वो आपको देखेगा तो एक कमरे में जाके बंद, अपने आप को बंद कर लेगा, कहेगा कि अब मेरे पेरेंट्स तो मेरे साथ ऐसा करते हैं, मैं अपने पेरेंट्स से क्या बोलूँ। अगर कल को उसको कोई परेशानी, कोई दुख भी होगी ना, तो भी वो आपको नहीं बताने वाला। वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि बताने से पहले 100 बार तो सोचेगा कि मैं अपने पेरेंट्स को ये चीज़ बताऊंगा तो मेरे पेरेंट्स मेरे साथ क्या करेंगे, उल्टा मुझे ही मारेंगे, उल्टा मुझे ही डांटेंगे। तो बिल्कुल भी ऐसा अपने बच्चों के साथ ना करें। अगर वो घर में है तो आप बल्कि उनसे कहे कि प्यार से पूछे, प्यार से पूछे कि बच्चा तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं, इस प्रकार से। और बच्चों के साथ व्यवहार तो हमेशा नॉर्मली रखना चाहिए, ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए कि क्या व्यवहार है, व्यवहार में हमेशा कि अच्छा रखे ताकि वो आगे दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार कर सके, क्योंकि बच्चा आपसे ही सीखता है। अगर आप जैसा अपने बच्चों के साथ व्यवहार करेंगे, बच्चा आगे भी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये भी है कि हम लोग अपने घर पे जब चूँकि हम लोग उच्च माध्यमिक शिक्षा की बात करते हैं, उच्च माध्यमिक शिक्षा का जो लक्ष्य है, जो क्यों ज़रूरी है, उसके उद्देश्य और चुनौतियां तो हम लोग समझ ही रहे हैं। साथ ही हमें ये देखना चाहिए कि उच्च माध्यमिक शिक्षा का ढांचा क्या है वर्तमान में, और क्या हमारा उच्च माध्यमिक शिक्षा में क्या ज़रूरत है। तो जैसा कि आपने बताया कि हमारे बहुत पहले से ही हमारे जो महापुरुष रहे हैं या हमारे पूर्वज रहे हैं, उन्होंने भी शिक्षा का बहुत अच्छा जो है एक तरीका सामने लेके आए थे कि हमारी जो शिक्षा है वो वहाँ गुरुकुल हुआ करते थे। हाँ। वहाँ लोग जाते थे, पढ़ते थे, वो एक मज़ा। वहाँ एक बहुत सारी चीज़ें थी। वहाँ हो सकता है कि आपके समय में वो संसाधन उपलब्ध नहीं है, और जो संसाधन आज जो है, ज़्यादा संसाधन हमारे पास हो सकते हैं, मान सकते हैं, क्योंकि ये भी विज्ञान का युग है और ये विज्ञान बहुत ज़रूरी, लेकिन मुझे लगता है कि वो विज्ञान यहाँ से दूर भी होता जा रहा। तो हमारा जो है, चूँकि इस उम्र में जब उच्च माध्यमिक तक के हम माध्यमिक अपने दिमाग को भी उच्च स्तर पे लेके आना होगा और परिवार को भी उस आधार पे सोचना होगा। क्योंकि अगर हम बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए उसको आगे पढ़ाना चाहते हैं, उच्च माध्यमिक शिक्षा तक लेके जाना चाहते हैं, तो अपने घर में जो उनका बर्ताव है, परिवार का जो संवाद है, टीचर के बीच में जो संवाद है, समाज के बीच का जो संवाद है, उसे हमें ब्रेक नहीं करना चाहिए। हाँ, ये बेहद ज़रूरी है। अगर हमारा संवाद बाधित हुआ टीचर के बीच में, चूँकि जब तक हम लोग पहले क्या हुआ था, जब हम लोग पढ़ा करते थे तो हमें अच्छी तरह याद है कि उस समय में शिशु भारती हुआ करती थी, बाल भारती हुआ करती थी, और बीच बीच में संवाद हुआ करते थे, बड़े बड़े प्रोग्राम हुआ करते थे, और इतने नहीं, खेल के प्रोग्राम से लेकर के सांस्कृतिक प्रोग्राम तक, और क्लास में भी संवाद के स्तर दिया जाता था, संवाद किया करते थे, बच्चों का आपस में संवाद हुआ करता था, टीचरों का बीच में संवाद हुआ करता था, उनके सकारात्मक और नकारात्मक व्यवहार पे चर्चा हुआ करती थी। हर क्लास में हमें अच्छी तरह याद है कि जब हम पढ़ा करते थे तो हमारे टीचर्स हमारे साथ में बैठा करते थे। कुछ टीचर थे ऐसे, सभी तो नहीं थे, लेकिन कुछ ऐसे टीचर थे जो पर्सनल बैठ करके और 10-10, 15-15 बच्चों का ग्रुप बना करके और अध्यात्म की चीज़ें बताया करते थे, आगे की चीज़ें बताया करते थे, कैसे अपना लक्ष्य तय करना है वो बताते थे, चुनौतियों से कैसे नहीं घबराना है वो बताते थे, ये शिक्षा क्यों ज़रूरी है ये बताते थे। तभी आज शायद हम लोग यहाँ पर बैठ करके बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही है कि हम लोग पूरा इस विषय को समझना बहुत ज़रूरी है कि उच्च माध्यमिकता की अगर हम बात कर रहे हैं तो उच्च स्तर पे हमें सोचना भी बहुत ज़रूरी है। हमें हमारी सोच क्या होती है, जब हमारा कोई गरीब घर का बच्चा जब जन्म लेता है या जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो क्या बोलता है कि पूछा जाए कि बच्चा क्या बनाओगे, तो मिस्त्री बनेगा, मिस्त्री, या फैक्ट्री में काम करेगा। जब आप इस स्तर की सोच रखेंगे तो फिर वहीं पे बच्चा चला जाएगा। और जब हम उच्च स्तर की सोच रखेंगे, जरूरी नहीं है कि मैं मिस्त्री हूँ, मैं लेबर हूँ तो मेरा बच्चा लेबर ही बने। हमें ज़रूरत यह है कि हम उसको और अच्छी शिक्षा बना करके क्यों उसको आगे ना लेके जाएं। तो ये बेहद ज़रूरी है कि हम उसको बेहद स्तर तक लेके जाएं और बेहद स्तर तक आगे बढ़ाएं। तो उसके लिए हमें सोच को भी उसी आधार पे अब जब हम क्लास में जाते हैं, कई सारे स्कूल में जा करके जब हम बात करते हैं और बच्चों से पूछते हैं आप क्या बनना चाहते हैं, तो अधिकतर बच्चा क्या बोलता है, मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, पुलिस वाला बनूंगा।
ये तीन सबसे ज्यादा जो है चीजें सामने आती हैं। हाँ, कोई ये नहीं कहता मैं उद्योगपति बनूंगा, कोई नहीं पता मैं खुद का अपना काम स्टार्ट करूंगा, कोई ये नहीं कहता कि मैं खुद मालिक बनना चाहूंगा, कोई ये नहीं कहता नहीं मैं इंजीनियर बन के बहुत बड़े बड़े काम करना। लेकिन सिर्फ 3-4 ऐसे सब्जेक्ट हैं, विषय हैं जो पुलिस चूंकि सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। हाँ, पुलिस, आपने देखा डॉक्टर सबसे ज्यादा होते हैं, टीचर सबसे ज्यादा होते हैं, या फिर इंजीनियर होते हैं। सिर्फ यही आपको नजर आएंगे, इसके सिवाय बाकी अगर आप देखेंगे तो बच्चे बहुत कम दिखते हैं, कम बोल पाते हैं। तो ये जो जीवन है, जो हमारे जीवन का दर्पण है, मुझे लगता है इसको बहुत गहराई से देखना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए हम कहते हैं कि हम किस दिशा पे जा रहे हैं ये हमें समझना, और हमारा जो उच्च दिमाग है, हमारे उस दिमाग के सोचने समझने की जो शक्ति है, उसको भी मुझे लगता है उसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। जी हाँ, तो ये हम बात कर रहे थे कि विद्यालय, समाज में किस प्रकार के लोग हैं जो आपके बच्चों को आगे नहीं बढ़ने दे पा रहे हैं। दोस्त हो गए, और दोस्त के साथ कैसे वो बच्चे स्कूल से बंक करते थे, बंक मारना, घूमना। तो एक बात ये भी है कि जैसा आप दोस्त रखोगे ना, आप उसी दोस्त की चाल चलन में शामिल हो जाओगे। अगर आपका दोस्त है, हम बड़ी शिक्षा की बात कर रहे हैं, छोटी मोटी शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उच्च माध्यमिक शिक्षा मतलब कि ऊंची सोच रखना, ना कि छोटी। ये अगर आपका दोस्त छोटी सोच रखता है, वो कहता है कि अगर आपकी सोच ऊंची है और आपके दोस्त की सोच नीची है, तो आप कभी भी, आपका बैलेंस नहीं बन पाएगा। आप क्या करोगे, आपका दोस्त तो हाई ऐसा निठल्ला, और सोचेगा कि क्यों ना मैं भी इसको बनाऊं। क्योंकि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं आपके आसपास कि वो नहीं चाहते कि वो खुद तो आगे नहीं जाते, लेकिन वो आपको भी आगे नहीं जाने देंगे। दोस्तों में तो ऐसा होता है। और साथ ही साथ ये होता है कि एक तो खुद नहीं पढ़ते, प्लस वो आपको पढ़ने नहीं देंगे। प्लस पता है क्या होगा, अगर आप पढ़ भी रहे हो तो बीच में से डिस्टर्ब उंगली मारेंगे, बोलेंगे कि ओए चल स्कूल चलते हैं, घर चलते हैं। घर भी क्या जाना, छुट्टी के समय मूवी देखेंगे और घर टाइम पे पहुंच जाएंगे। बंक मारना वो करते हैं। प्लस इसी एज में मतलब घूमना फिरना, बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को जो एज उनको मिली है उस एज में वो हर एक काम करे। काम करने से मेरा तात्पर्य है कि कुछ नेगेटिव काम नहीं, पॉजिटिव काम करे, जिससे उनके पेरेंट्स का और भविष्य बना सके, वो खुद का भविष्य बना सके। इस तरह का कुछ अच्छा काम करे, ना कि गलत सलत काम करके आप पीछे बन जाए। अगर आपका सोचो कि अगर आपका पिताजी मिस्त्री हैं तो आप भी मिस्त्री बनोगे, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना होता। आपको ये सोचना होता है कि मेरे पापा ने तो मिस्त्री का काम किया, बट मैं बड़ा होकर मिस्त्री का काम नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। मेरे पापा ने किया है तो मैं ये काम उनको नहीं करने दूंगी आगे जाके, क्योंकि तो कुछ बच्चे ऐसा देखते लोग जो है बिल्कुल राधिका जी, मुझे लगता है हम लोग का चूंकि समय बहुत कम है तो इसलिए हम मेन चीज़ों पे आ जाते हैं थोड़ा सा। एक तो ये था कि हमें, जैसे हम लोग बात करते हैं कि बचपन की, मैंने एक लाइव प्रोग्राम में ही एक चीज़ बताई थी कि हमारा बचपन है जब हम पहले से, यानी कि 1 साल से हमें, यानी कि जन्म से लेकर के 5 साल तक के, 6 साल तक के बच्चों की जो ज़रूरतें हैं वो अलग होती हैं। 6 से 10 साल तक के बच्चों की ज़रूरतें अलग हो जाती हैं। 10 से 15 साल तक के बच्चों की ज़रूरतें अलग हो जाती हैं। और फिर 16 से 20 साल तक के, 18 साल तक के बच्चों की ज़रूरतें अलग हो जाती हैं। इसी तरह एजुकेशन का स्ट्रक्चर भी होता है, इसी तरह शिक्षा का भी ढांचा है। हमारा जो प्री प्राइमरी के स्कूल है उसकी ज़रूरतें, उसकी कौन कौन सी ज़रूरतें हैं, वहाँ पे क्या क्या ज़रूरतें हैं, किस तरह के हमें वहाँ एजुकेशन की ज़रूरत है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे उठना है, किस तरह की खेल के मैदान की ज़रूरत है, किस खेल की क्या क्या सामान की ज़रूरत है, किस तरह की टीचरों की ज़रूरत है, ये तो प्री प्राइमरी में हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद प्राइमरी में आते हैं जब हम, तो प्राइमरी में ये भी होता है कि हम उसमें भी देखते हैं कि अब हमें क्या ज़रूरत है, प्राइमरी के बच्चों को क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या पढ़ना होगा, क्या उस समय उसको सीखने की ज़रूरत है, उस आधार पे हमारा पाठ्यक्रम तैयार होता है। अब अगर हम जो है प्राइमरी के बाद हम माध्यमिक शिक्षा की बात करते हैं, जब माध्यमिक शिक्षा की बात करते हैं उसकी कैटेगरी अलग होगी, उसकी ज़रूरतें अलग होंगी, उसकी ज़रूरतों को चिन्हित करना हमारी प्राथमिकता बनती है और सरकार की प्राथमिकता बनती है, या एजुकेशन डिपार्टमेंट पे बैठे जो लोग हैं, प्रशासन है, उनकी प्राथमिकता बनती है कि वो सरकार को भी बताए कि ये ज़रूरतें कौन कौन सी है, कौन कौन सी ज़रूरतों को हमें लेके आना होगा। इसी तरह हमारी उच्च माध्यमिक शिक्षा की, चूँकि बच्चा उससे 2 कदम आगे बढ़ गया और अब वो किशोरावस्था की ओर जा रहा है, तो वहाँ पे उस अवस्था को ध्यान पे रखते हुए या उस बिंदु को ध्यान पे रखते हुए अगर हमारी
स्कूल की जो व्यवस्थाएं हैं, पढ़ाने की जो व्यवस्थाएं हैं, वहाँ के संसाधन हैं, स्कूल हैं, उस आधार पे अगर तैयार हो जाएं तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होगा, ना कि हम प्राइमरी स्तर के ढांचे को जो है उठा करके उच्च माध्यमिक स्तर के स्कूल को डाल दें। अगर आप ये बात नोट कर लीजिएगा कि अगर हम प्राइमरी स्कूल के स्कूल की तरह अगर हम उच्च माध्यमिक स्कूल भी अगर बनाएंगे तो पढ़ाने की जो पद्धतियाँ होंगी या जो संसाधन की ज़रूरतें होंगी वो उसके अनुकूल नहीं होंगी जो उन्हें आवश्यकता है। जब हमारे बच्चे को, जब 1 साल का बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है या 6 महीने से छोटा बच्चा है, उसको दूध की आवश्यकता है, स्वाभाविक है आप उसे दूध देंगे ना, उसे दाल चावल रोटी थोड़ी खिलाएंगे। इसी तरह जब हमारा बच्चा जब उसमें बड़ा हो जाता है थोड़ा सा, उसे बाकी चीज़ें भी अगर उसको खिलाने की ज़रूरत है तो उस समय हरी सब्जी है, उसको दूध भी है, खीर है, दलिया है, उस तरह की चीज़ें आवश्यकताएं अगर उसे हैं तो उसे सिर्फ ऐसा थोड़ी ना कि आप बाकी चीज़ें बंद करके उसे दूध ही दूध पिला देंगे। तो इसी तरह उम्र का जो पड़ाव होता है, किस उम्र में क्या चीज़ की ज़रूरतें हैं, उस आधार पे स्कूल की व्यवस्थाएं भी बहुत ज़रूरी हैं। अगर उस आधार पे हमारी व्यवस्थाएं लगातार चलेंगी तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होगा। साथ ही हम लोग सब संसाधन की बात करते हैं, स्कूल संसाधन की बात करते हैं। जी, आप उसमें कुछ कहेंगे? हाँ, स्कूल के जो संसाधन से मैं बोलना चाहूँगी कि स्कूल में जो संसाधन होते हैं, ऐसे मतलब आज भी ऐसे बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहाँ उनके संसाधन पर्याप्त नहीं है। पहले तो स्कूल में जो बच्चा इस संसाधन के रूप में मैं दिव्यांग बच्चों को लेना चाहूँगी कि जो बच्चा विकलांग है उसके लिए तो संसाधन होना ही चाहिए, लेकिन आज उसके लिए भी संसाधन नहीं है। क्यों नहीं है भाई उसके लिए संसाधन? बच्चा अपने घर से क्या ऐसे ही जाएगा क्या? वो बच्चा सोचो खुद विकलांग के, सपोज करो कि भगवान ना करे कि ऐसा कभी आपके साथ ऐसा हो, अगर वो आप उस बच्चे की जगह अगर आपका बच्चा होता तो आप अपने बच्चों के लिए क्या करते? आप अपने बच्चों, भाई आपके पास अगर पैसा है तो अपने बच्चों के लिए गाड़ी लगवा दी, बेल लगवा दी, लेकिन जिस बच्चे की फैमिली के पास रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, वो गरीब घर से बिलोंग करता है, उसका बच्चा विकलांग है, तो स्कूल की और पूरे स्टाफ की जिम्मेवारी बनती है कि एक संसाधन, एक वैन को तैयार रखे, जो भी विकलांग बच्चे उनको उनके घर से लेके आए और स्कूल में सही सलामत रखे। और हाँ, स्कूल के काफ़ी सारे ऐसे संसाधन लाइक कि वहाँ के जो टॉयलेट होते हैं, जो वॉशरूम्स वगैरह होती हैं, उसमें भी काफ़ी ये देखा जाता है कि साफ़ सफाई नहीं होती। कभी 2 दिन में एक बार कर दिया, 3 दिन में एक बार कर दिया, काफ़ी गंद मचा आता है। और जो पानी की जो टंकियाँ होती हैं वो भी साफ़ नहीं होता। हफ्ते में कम से कम उसको हफ्ते में एक बार तो साफ़ करना ही चाहिए, जिससे कि पानी बच्चा स्वच्छ पी सके, ना कि वो कि भाई टंकी 1 हफ्ते से 4 महीने से गंदी पड़ी है, 5 महीने से गंदी पड़ी है, बच्चा उस टंकी का दूषित पानी पी के बीमार पड़े आपके स्कूल का। आपको खुद को नहीं पता कि स्कूल में ऐसे क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। आपने तो भाई किसी को बोल रहा है कि हाँ तू साफ़ कर दियो, इतने पैसे ले लियो, बट ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। साफ़ सफाई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता, खासकर तो बच्चों के ऊपर कि पानी जहाँ पे पानियों का नल लगा होता है, टोटियाँ लगी होती है, वहाँ पे इतना गंद मचा होता है कि पूछो, कोई हाथ थूक के जा रहा है, कोई अपने खाने का बर्तन धो के चला गया। बिल्कुल सही बात है, हमें इन चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। साथ ही मुझे लगता है कि हमें नीति और नियत पे भी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है कि आपने नीति तो बना ली कि हमें हर बच्चे को स्कूल पहुंचाना है, नीति बना दी हर बच्चे को पढ़ाना है, नीति बना ली हमें ये करना है, लेकिन मुझे लगता है उसकी अगर सही नियत भी अगर हो, अगर नीति सही नियत के आधार पे बनाई जाए, और नियत मुझे लगता है सिर्फ ऊपर से नहीं, नीचे के लेवल पे भी जरूरी है। हमें अगर अपनी नियति को, हम सिर्फ कमाई के लिए यदि टीचर बन के बैठ गए हैं या पैसे के लिए टीचर बन के बैठ गए हैं, मैं जानता हूँ कि जीवन यापन के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल के अगर हम लोग टीचर की सैलरी की बात करें तो मुझे लगता है ज़मीन और आसमान का अंतर होगा। जो प्राइवेट स्कूल के टीचर है वो सुन रहे होंगे और मैं उनसे कहूँगा कि आप अपनी सैलरी, और जो सरकारी स्कूल के टीचर है वो भी सुन रहे होंगे, आप दोनों के सरकारी और प्राइवेट स्कूल की सैलरी का अगर आप देखेंगे तो ज़मीन का नहीं बहुत बड़ा अंतर है। और इसके बावजूद भी आखिर बाकी बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल की तरफ क्यों भाग रहे हैं? हाँ, ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि आपकी सबसे सर्वाधिक सैलरी है, आप सबसे ज़्यादा आपको समय भी मिल रहा है, ऐसा भी नहीं कि पूरा सब कुछ आपका वही बाकी चीज़ों में जा रहा है, इसके बावजूद भी आपका टाइम आप जो है अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन नहीं दे पा रहे हैं, और इसमें बहुत सारे प्रश्नात्मक चिन्ह लगा रहे हैं। मुझे लगता है प्रश्नात्मक चिन्ह लगाना जरूर। सरकारी स्कूल हमारी ज़रूरतें हैं,
ये हमारा खुद का स्कूल है और इसको बनाए रखना, इसकी व्यवस्था को लागू बनाए रखना, ये हम सब की जिम्मेदारी के तहत आता है। इसमें समाज की भी उतनी ही भागीदारी होनी चाहिए, इसमें बच्चे की भी उतनी ही भागीदारी होनी चाहिए, उस परिवार की उतनी भागीदारी होनी चाहिए। मैं कहता हूँ जिस स्कूल से मैं, चूँकि हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, और अगर सरकारी स्कूल में मैं पढ़ा, इसके बावजूद मैं आज उस सरकारी स्कूल में दोबारा कभी घूम के नहीं गया, या जिस स्कूल से मैं पढ़ा उस स्कूल से मेरे निकलने के बाद मेरे परिवार का व्यक्ति भी उस स्कूल की तरफ नहीं देखा, यानी कि ऐसा नहीं लगता कि हमारा दूसरा बच्चा कभी जाएगा ही नहीं। तो मुझे लगता है वो बेहद ज़रूरी है कि हमें सामंजस्य बनाना बहुत ज़रूरी है, हर किसी को एक साथ एक दूसरे के साथ मिल करके उस व्यवस्था को। तो नीति और नियति, तो नियति हमारी सिर्फ सरकार की नहीं देख सकते, नियति हम उस डिपार्टमेंट की भी देखते हैं जो इसकी जिम्मेदारी लिए बैठा है, नियति हम उस परिवार की भी देख सकते हैं जिस इस परिवार का बच्चा इस स्कूल पे जाता है। तो ये बेहद ज़रूरी है इस चीज़ को साथ में रखना। दूसरा, हम लोग संसाधनों की अगर बात करते हैं, संसाधनों के साथ में हम लोग क्या अभी भी विकलांग बच्चों की अगर हम लोग बात करें तो क्या जो हम लोग विकलांग इनको कहते हैं, लेकिन फिर भी इन बच्चों की अगर हम बात करें, इनके लिए क्या सारी स्कूल में हम देख रहे हैं कि दिल्ली में बहुत सारे स्कूल बन रहे हैं, वो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर तक जा रहे हैं। एक्चुअल क्या फोर्थ फ्लोर तक जाने के क्या वहाँ लिफ्ट की व्यवस्था की गई है क्या? एक विकलांग बच्चा, अगर आप ठीक है 6वीं क्लास आपने नीचे कर दिया, बच्चा 7वीं में है, सेकेंड फ्लोर पे जाएगा, कैसे जाएगा? 8वीं में है वो थर्ड फ्लोर पे जाएगा, वो कैसे जाएगा? तो मुझे लगता है कि बच्चों के लिए रैंप के साथ साथ आने जाने का संसाधन, हमने RTE एक्ट ला दिया, हर बच्चे को स्कूल जाना है, मान गए भाई स्कूल जाना है, लेकिन वो बच्चा जाएगा कैसे? एक विकलांग बच्चा जो दिव्यांग है, दिव्यांग बच्चा कैसे स्कूल पहुंचेगा? हमने उसकी व्यवस्था तो की ही नहीं, उसके बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं कि ऐसे भी बच्चे होते हैं जो भी विकलांग होते हैं, उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचना समझना चाहिए स्कूलों को भी, कि मतलब अभी हम लोग एक बच्चे से बात कर रहे थे, दिव्यांग बच्चा ही है और गर्ल्स है वो, और उससे जब बात कर रहे थे तो उन्होंने इस बात के लिए बताया कि या तो मैं स्कूल खुलने से पहले, यानी कि बच्चों के पहुंचने से पहले अपने क्लास जाती हूँ, और जब छुट्टी होती है तो या तो मैं पहले ही 10 मिनट पहले भागने पे मजबूर हो जाती हूँ, या फिर जो है मुझे 10 मिनट बाद, यानी कि जब बच्चे निकल जाते हैं इसके बाद निकलना पड़ता है। हाँ। इसलिए निकलना पड़ता है कि बच्चे कहीं ठोकर ना मार दे, मैं कहीं गिर ना जाऊँ, मैं कहीं जिनके बीच में दब ना जाऊँ, क्योंकि बच्चे तो उससे भीड़ की तरह दौड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके बारे में भी हमें सोचना होगा, उनके बारे में हमें समझना होगा, उस तरह के एजुकेशन से एजुकेशन की मुख्य धारा से कैसे हम जोड़ पाएंगे उसको, उस आधार पर हमारे दिल्ली के अंदर जो है बच्चों को खेलने के लिए प्ले ग्राउंड जो है मुझे लगता है धीरे धीरे समाप्त होते चले जा रहे हैं। तो मुझे लगता है उसके लिए भी हमें सोचना होगा कि वो प्ले ग्राउंड जो है वो कैसे स्कूलों में कायम रहेंगे, उनको कैसे इस तरह हमारे पुस्तकालय की व्यवस्था है, खेल कूद की सामग्री है, हमारा जो है अलग अलग जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है इन सब चीज़ों पे हमें लगातार चर्चा करनी चाहिए, बात करना चाहिए, और परिवार को उठ करके भी सरकार से बात करनी चाहिए, अभिभावकों को बात करनी चाहिए, हमें स्कूल तक जाना चाहिए। और स्कूल को अब ज़रूरी नहीं कि हर स्कूल आप तक आए, आंगनवाड़ी आप तक पहुंच गई, ये बहुत बड़ी बात है। और क्रैश आप तक पहुंचने की सरकार कोशिश कर रही है, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं लगातार सरकार से बात करने की, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपको भी स्कूल तक जाना, ये चूँकि बच्चे की आगे बढ़ाना वो हमारी जिम्मेदारी है, और सरकार की व्यवस्था को और मजबूत करने पे हमें अपना सहयोग पूरा देना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपनी व्यवस्था को ही कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, मजबूत करने का प्रयास नहीं करेंगे, उनको सही दिशा पे आगे ले जाने का प्रयास नहीं करेंगे, या उन संसाधनों के साथ में मजाक करेंगे, खिलवाड़ करेंगे, आज मेरा बच्चा पढ़ रहा है कल थोड़ी जाएगा, कल तो मेरा बच्चा जाएगा नहीं। ऐसा होता है अक्सर कि बच्चे जो है ना, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि स्कूल के जो संसाधन होते हैं उनके साथ ही तोड़फोड़ कर देते हैं, कभी खिड़कियां तोड़ दी, पंखे का ये पंखुड़ी मोड़ दी, काफ़ी कुछ ऐसा करते भी हैं। मतलब उनको ये होता है कि बच्चों को भी देखना होता है, समझना होता है कि आज तो हमें जो संसाधन अगर लगाए गए हैं स्कूलों में तो किस लिए लगाए गए हैं, हमारे लिए ना लगाए गए हैं। तो हमारा भी पूरा वो होता है कि हम भी सहयोग दें, उन स्कूलों की जो संसाधन है, जो चीज़ें हैं उनके साथ कभी भी तोड़फोड़ ना करें,
क्योंकि हमारा भी फ़र्ज़ बनता है उनको हिफाजत से रखना, साफ़ सुथरा रखना, क्योंकि सब कुछ भी हमारे हाथ में। क्योंकि अगर स्कूल ने लगवाया इस और गवर्नमेंट सरकार इतना कर रही है, खर्चा कर रही है, तो बच्चों के लिए ही कर रही है, जहाँ तक मेरा मानना है। ठीक है, तो चूंकि आज हम लोग माध्यमिक शिक्षा भी बात करते हैं, हम एक बहुत ज़रूरी बात बताने जा रहे हैं कि कल हम लोग जो है जो हमारे देश का जेजे एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, कल हम उसमें बहुत ज़रूरी चर्चा करने वाले हैं। आप सबसे अनुरोध है कि आप उस चर्चा का पार्ट बने, क्योंकि जेजे एक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, जेजे एक्ट को जानना बहुत ज़रूरी है, जेजे एक्ट में काम करना बहुत ज़रूरी है। जेजे एक्ट को अगर हम कानून को समझ गए, उनकी सेवाओं को समझ गए, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ उससे हासिल किया जा सकता है। खासकर बच्चों की देखरेख और केयर से संबंधित जो भी विभाग हैं, उन सब के लिए हम लोग जो हम होम्स की बात करते हैं लगातार, इस तरह की सभी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो कल हम लोग बात करेंगे जेजे एक्ट पे, तो जेजे एक्ट पे, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पे, कानून पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। उस पर आप सबका अभिनंदन है, आप सबका स्वागत है कि आप सब लोग रहें। आप अपने सुझाव के लिए हमें बहुत सारे साथियों में, जितने भी साथी हमारे हरीश नवल जी हमारे साथ में हैं, सविता अहिरवार जी हैं वो हमारे साथ में हैं, चंदन प्रजापति जी हैं, बहुत सारे भागीर सिन्हा जी हैं, बहुत सारे लोग लगातार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। सबके कमेंट्स यहाँ पे हम लोगों को आ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, आपको धन्यवाद अदा करता हूँ, और साथ ही उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहेंगे। आप किसी भी प्रकार के सहयोग और सुझाव के लिए हमारे ईमेल आईडी है saksham.del1 SAKSHAM saksham.del1@gmail.com में आप हमें सहयोग करें, आप हमें मेल कर सकते हैं। और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 9311124880, उसमें भी आप कॉल कर सकते हैं। आप हमें इस नंबर पे फ़ोन भी कर सकते हैं। तो थैंक यू राधिका जी, आपका इस प्रोग्राम पे आने के लिए और लगातार संवाद में स्थापित करने के लिए। मुझे लगता है कि हमारे दर्शक काफ़ी कुछ समझ रहे होंगे और आपके जो सुझाव हैं वो भी हम लोग ले रहे हैं। तो आप सबका धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पे।